गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की बिजनेस मैनेजमेंट की आज हमारी क्लास में हम बात करेंगे। कल हमने लास्ट टॉपिक किया था कंपनी की विशेषताओं से संबंधित, और आज हम बात करेंगे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। देखिए, कल भी मैंने इस बात के बारे में आपको बताया था कि ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसी पर हमारी पूरी कंपनी लॉ की पूरा इसके हमें सारांश के बारे में पता लग जाएगा कि मेन क्या क्या बातें एक कंपनी में, एक निजी कंपनी में और एक सार्वजनिक कंपनी में क्या क्या चीजें होना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ पार्षद सीमा नियम, शेयर्स के बारे में, संचालकों के बारे में, प्रबंध के पारिश्रमिक के बारे में, यहाँ तक कि कंपनी के मतदान में कौन कौन व्यक्ति, कितने व्यक्ति हिस्सा ले सकते हैं और कंपनी का समापन किस स्थिति में हो सकता है। और ये हमारे लगभग 22 से 24 टॉपिक है ये हमारे, तो हमें इनका पूरा अच्छे से गहनता से अध्ययन करना है। और इसमें से ही 2 नंबर का, 8 नंबर का और यहाँ तक कि 20 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। पूरा पूछ लिया तो 20 नंबर का हो गया, कोई 5 पॉइंट पूछ लिए तो 8 नंबर का हो गया, और किसी का अर्थ पूछ लिया या किसी के बारे में छोटी सी जानकारी पूछ ली तो वो 2 नंबर का। और निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में से आपको, इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक कि 2 नंबर का, 8 नंबर का और 20 नंबर का भी मिल सकता है। 2 और 8 का तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा, 20 का भी मिल सकता है, कोई 2 भी मिल सकते हैं, और हो सकता है तीनों क्वेश्चंस भी आपको इसमें से प्राप्त हो जाए, मिल जाए एग्जाम में। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी पर ही स्टार्टिंग से, प्रारंभिक अवस्था से लेकर समापन की अवस्था तक ये सारा इसी के ऊपर डिपेंड है, जिसकी बेसिक जानकारी हमें इसमें मिलती है। देखिए, इसके हम 4 पार्ट करेंगे। एक तो होगा अंतर का आधार, आप इस तरीके से कॉपी में लिख सकते हैं, अंतर का आधार, और स्टार्टिंग में लिख सकते हैं आप क्रम संख्या। अंतर का आधार निजी कंपनी और इधर सार्वजनिक कंपनी। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंसेस रहेंगे। इस तरीके से आपको बनाना होगा। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो इसमें रहेगा, क्या अंतर के आधार पर रहेगा, सदस्य संख्या। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहेगा। तो निजी कंपनी में, इसको आप 1-2 पॉइंट में लिख के बता दूंगा, बाकी आपको सारे वैसे समझाऊंगा, क्योंकि सारा ब्लैक बोर्ड पे लिखूं तो हमारा समय इसी में ही चला जाएगा। निजी कंपनी में सदस्य संख्या कम से कम 2 व अधिकतम सदस्य संख्या 200 होना अनिवार्य है। आपको इस तरीके से लिखना है, और मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा कि निजी कंपनी में कम से कम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम 200। ठीक है, इतना ही लिखूंगा। आगे के टॉपिक्स में 2-3 पॉइंट आपको लिख के मैं बता दूंगा। तो निजी कंपनी में ये स्टार्टिंग है, ये किसका प्रावधान है, ये हमारा प्रावधान नहीं है, ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, पहले 1956 था तो उसमें भी यही था, लेकिन 1956 में कम से कम 2 और अधिकतम 50 थे। अब 2013 में ये परिवर्तन कर दिया कि अधिकतम सदस्य संख्या इसमें 200 होना अनिवार्य है। और एक सार्वजनिक कंपनी में इसको आपको पूरी डिटेल से लिखना होगा। देखिए,
ये भी मैंने आपको बताया कि इनके नियमों में मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सार्वजनिक कंपनी में ये तो रूल्स के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो होगा नियम वही चलेगा। सार्वजनिक कंपनी में सदस्य संख्या न्यूनतम, अब ये 2 पॉइंट बन सकते हैं कि सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए 2, और इसमें कम से न्यूनतम सदस्य संख्या 7। दूसरा पॉइंट अधिकतम संख्या, तो इसमें 200, इसमें कोई सीमा नहीं। 2 पॉइंट भी बना सकते हैं इसको, लेकिन यस अभी तक जो नियम में ये है कि इसको एक पॉइंट में गिना गया है। न्यूनतम कंपनी में सदस्य संख्या न्यूनतम 7 व अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो न्यूनतम 7 व अधिकतम सदस्य संख्या की कोई सीमा नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, जनता को निमंत्रण। ठीक है, अब ये इसके पार्ट मैंने आपको बताया किसके लिए ये सदस्य है, जो कंपनी के मेंबर्स बनेंगे। और मेंबर्स किस तरीके से बनेंगे, कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे। और इसके अलावा एक कंपनी की प्रवर्तन अवस्था आती है, तो कंपनी को जो चलाने का, निर्माण करने का कार्य करता है वो प्रवर्तक कहलाता है। उसके बारे में भी आगे बात आएगी, तब आपको सारा बताऊंगा उसके बारे में। तो जनता को निमंत्रण, निजी कंपनी अपनी सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती। और एक और बता दूं, जितने भी पॉइंट है लगभग उसमें से 15 या 16 पॉइंट एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये इसमें है तो इसमें नहीं है, एक में है तो एक में नहीं है, ये चीज रहेगी। ये नहीं दे सकती तो ये सार्वजनिक कंपनी, ये गवर्नमेंट सेक्टर की हो जाती है। तो सार्वजनिक कंपनी अपनी सार्वजनिक जमाओं को स्वीकार करने के लिए जनता को निमंत्रण दे सकती है। अब इसमें जनता को निमंत्रण ये किस तरीके से होता है, आपको मैंने कल भी बताया था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसके माध्यम से वो अपनी शेयर्स के लिए जनता को सार्वजनिक जमाए, उनके वो इश्यूड जो कैपिटल जो इश्यूड शेयर्स है उनको बेचने के लिए वो ये जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती, और जबकि सार्वजनिक कंपनी जनता को निमंत्रण दे सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम प्रदत्त पूंजी की। देखिए ये 2 टॉपिक आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है, अब मैं इनका ज्यादा विवरण नहीं लिखूंगा, 2 टॉपिक्स को आपको इस तरीके से लिखना है, उनको मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि अगर हम ब्लैक बोर्ड पे ये सारी चीजें ऐसे लिखने लग गए तो हमारा समय इसी में चला जाएगा, कम से कम 10 लेक्चर इसी में चले जाएंगे। तो उसके बाद आता है, मैं अंतर का आधार बता दूंगा आपको। प्रदत्त पूंजी, निजी कंपनी में न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 1 लाख रुपए व 4,99,999 रुपए 99 पैसे हो सकती है। न्यूनतम प्रदत्त पूंजी इतनी होगी, ठीक है, और अधिकतम इतनी होगी। इतनी पूंजी से अधिकतम हो जाती है ना, वो सार्वजनिक कंपनी में उसे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपए होना अति आवश्यक है। न्यूनतम 5 लाख, अधिकतम
कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप एक सार्वजनिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपए होना अति आवश्यक है। और इसमें कम से कम आपकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए। ये नहीं कि आप कहोगे मेरे पास 80,000 रुपए है मैं कंपनी चलाना चाहता हूं, नहीं, न्यूनतम 1 लाख अधिक और 4,99,999 रुपए 99 पैसे से कम। अगर 5 लाख हो गई तो आपको सार्वजनिक कंपनी में अपनी निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। देखिए ये कन्वर्टन की प्रक्रिया जो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो जब आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे ना तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि अब उसको अगर निजी को सार्वजनिक में करना है तो उसको क्या क्या चीजें लागू करनी पड़ेंगी अपनी कंपनी में, और सार्वजनिक को निजी में आना है तो उसको क्या क्या चीजें अपनी कंपनी में से कम करनी पड़ेगी। सार्वजनिक से निजी में आना आसान है, लेकिन निजी से सार्वजनिक में जाना थोड़ा उसकी प्रक्रिया, उसके रेगुलेशंस, उसके रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना ही पड़ेगा। चौथा पॉइंट आता है इसमें हमारा सार्वजनिक जमाई या जनता को सार्वजनिक जमाई भी बोल सकते हैं या जनता को निमंत्रण भी बोल सकते हैं। देखिए ये दो टॉपिक बनते हैं अलग अलग, सार्वजनिक जमाई, जनता को निमंत्रण, ये बात तो एक है लेकिन टॉपिक अलग अलग बनते हैं। सार्वजनिक जमाओं से संबंधित वही बात है कि निजी कंपनी अपने, इसमें ये भी कह सकते, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया कि वहां पर जो सार्वजनिक जमा है वो सार्वजनिक जमा से संबंधित है, और जनता को निमंत्रण मैं आपको बता दूं क्या, जनता को निमंत्रण वो टॉपिक आप सार्वजनिक जमाओं से संबंधित कर लेना वहां पे, ठीक है, जो पहले सेकंड नंबर टॉपिक करवाया था उसके अंतर के आधार पर सार्वजनिक जमाई कर लेना। जनता को निमंत्रण, निजी कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए, सॉरी बेचने के लिए, अंशों को बेचने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती। देखिए है एक दूसरे के ऑपोजिट ही, उसमें सार्वजनिक जमाई है, ठीक है, सार्वजनिक जमाई मतलब उसमें भी वही चीज है, शेयर्स के लिए है या बॉन्ड्स पत्र के लिए या ऋण पत्र के लिए है, और इसमें जनता का निमंत्रण यानी कि अंशों को बेचने के लिए, और ये अंशों को बेचने के लिए जनता को निमंत्रण दे सकती है, ठीक है। इस पर तो प्रतिबंध है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निजी कंपनी अपने अंशों को बेचने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं देती, जनता अपने आप ही खरीदती है और ये निमंत्रण दे सकती है, और निमंत्रण देने के लिए उसे वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है क्रय विवरण का निर्गमन। क्रय विवरण का निर्गमन, अब क्रय विवरण क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। क्रय विवरण में क्या होता है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल, इश्यूड कैपिटल प्लस कंपनी के प्रारंभिक जो 2 सदस्य हैं या 7 सदस्य हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर या सारी उनकी डिटेल्स, प्लस शेयर्स जो कंपनी अलॉट करना चाहती है वो, ठीक है, और कंपनी का नाम प्लस उसकी मोहर, ये सारा एक क्रय विवरण यानी कि एक डिटेल होती है कंपनी की, तो वो जारी करना अति आवश्यक है या नहीं उसके बारे में बताता हूं। क्रय विवरण आगे टॉपिक भी आएगा और आपको उसकी डिटेल बता दूंगा, ये चीजें होती है क्रय विवरण में। तो क्रय विवरण का निर्गमन इसे आवश्यक नहीं है, यानी कि निजी कंपनी को अपनी कंपनी का क्रय विवरण का निर्गमन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और इसे सार्वजनिक कंपनी को अपनी क्या चीज क्रय विवरण का निर्गमन करना अनिवार्य है और इसे निर्गमन करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया क्रय विवरण का निर्गमन। क्रय विवरण के बारे में आपको और डिटेल बता दूंगा इसकी मैं। उसके बाद व्यापार का
प्रारंभ। इसमें क्या होगा, निजी कंपनी समामेलन यानी कि एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होता है, तो निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही अपने क्या व्यापार का प्रारंभ कर सकती है। ठीक है, और ये अपने व्यापार का प्रारंभ तब तक नहीं कर सकती जब तक कि इसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता। यानी कि निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही अपने व्यापार का प्रारंभ कर सकती है, और जबकि सार्वजनिक कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात उसे जब तक व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक वो अपना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती। उसके बाद अंशों का आवंटन, 7वां पॉइंट आता है अंशों का आवंटन। अब इसमें निजी कंपनी में क्या आएगा, इसे समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही ये क्या कर लेगी, अपने अंशों का आवंटन कर देगी, अलॉटमेंट कर देगी, यानी कि अपने अंशों का समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही अपने अंशों का आवंटन कर देगी। और ये अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती, सार्वजनिक कंपनी अपने अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं हो जाती। ठीक है, न्यूनतम अभिधान राशि यानी कि जो एप्लीकेशन पर इसने राशि मांगी है वो उसे राशि जब तक प्राप्त नहीं हो जाती पूरी, जैसे उसने 1000 शेयर्स इशू करने की सोच ली, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो 1000 शेयर्स के लिए उसके पास एप्लीकेशन नहीं आ जाती, तब तक ये अपने शेयर्स का आवंटन नहीं करती। और जैसे इसके पास ये राशि आई 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन राशि स्टार्टिंग की, तो ये इसकी सूचना कंपनी रजिस्ट्रार को देगी, और रजिस्ट्रार तब इसे व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र देगी, और तभी इसे साथ में ये कहेगी कि आप अपने शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकते हैं। और अलॉटमेंट करेगी तब ये क्या करेगी, साथ में अलॉटमेंट राशि भी साथ में मांगेगी। ठीक है ना, तो ये तब तक अपने व्यापार का अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती जब तक इसे न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त नहीं हो जाती। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी के इसके जो आज हमने 7 पॉइंट कर लिए, बाकी के इसके पॉइंट हम कल चर्चा करेंगे। और आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो मैं इसके लिए आपको जब इसके पूरे पॉइंट हो जाएंगे तो एक बार दोबारा इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम एक सरसरी नजर और लगा लेंगे, इसको और जानकारी इसकी ले लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा आज के लिए।